चलिए आज बात करते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत या फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। अब इस टॉपिक को देखते हुए आपके मन में एक क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि अभी तक तो हम लोग मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पढ़ रहे थे, तो अचानक से अब हम लोग ये क्वांटम सिद्धांत क्यों पढ़ने लगे प्लांक का। तो इसका ये मतलब है कि कुछ ना कुछ विफलताएं तो जरूर रही होंगी मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की। तो उस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग इस बारे में जानेंगे कि जो विकिरणों का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत था या वेव थ्योरी थी, उसमें क्या क्या कमियां थी। तो हमें मालूम है कि मैक्सवेल ने अपने वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत में ये बताया था कि जो तरंगे होती हैं या जो विकिरण ऊर्जा होती है वह तरंगों के रूप में सतत रूप से उत्सर्जित होती रहती है। यहाँ पर जो ध्यान देने लायक बात है वह है ये सतत, यानी कि कॉन्टिन्यूअसली जो विकिरण ऊर्जा होती है तरंगों के रूप में कॉन्टिन्यूअसली उत्सर्जित होती रहती है। लेकिन ये सिद्धांत काफी सारी जो प्रकाशीय घटनाएं थी उनके लिए तो सफल साबित हुआ, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रकाशीय घटनाएं थी जिनके लिए ये विफल हो गया और इसीलिए उसके पश्चात आई प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। तो ये किन किन मामलों में विफल साबित हुआ ये हम लोग जान लेते हैं, एक एक करके पॉइंट वाइज देखते हैं। तो पहली बात कि कृष्णिका विकिरण यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के मामले में ये हो गया विफल। अब ये होते क्या क्या हैं, ये टर्म्स क्या क्या हैं, इन्हें किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, ये सब भी हम चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे। अभी केवल आप इतना ही नोट करते जाइए। तो पहला पॉइंट जो इसमें था कि कृष्णिका विकिरण या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के मामले में ये हो गया विफल। दूसरी बात, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मामले में भी हो गया विफल। तीसरी बात, ये कुछ तत्वों द्वारा उत्सर्जित जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं, स्पेशली जो हाइड्रोजन के लिए होती हैं, उनके सतत या असतत रूप को भी ये स्पष्टतः नहीं बता पाया। तो ये तो थी मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत या वेव थ्योरी की कुछ विफलताएं। तो इसी टाइप की कुछ विफलताओं को दूर करने के लिए बाद में आई प्लांक की क्वांटम थ्योरी। वर्ष 1900 में जो मैक्स प्लांक थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका विस्तार आगे चल के आइंस्टाइन ने भी किया। तो इससे रिलेटेड कुछ बिंदु हैं जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है उससे संबंधित, उन्हें आज हम लोग नोट करेंगे। तो देखिए, इसमें जो पहला पॉइंट है वह यह है कि विकिरित ऊर्जा असतत रूप से भी उत्सर्जित या फिर अवशोषित की जा सकती है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो विकिरण ऊर्जा है वह सतत रूप से तरंगों के रूप में क्या रहती है, हमेशा उत्सर्जित होती रहती है, जबकि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ये विकिरित ऊर्जा असतत रूप से भी उत्सर्जित या अवशोषित हो सकती है। तो पहला पॉइंट ये है। और इनका उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, और जो ये छोटे छोटे बंडल होते हैं ऊर्जा के, इनको नाम दिया गया क्वांटा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि क्वांटा किसे बोलते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम प्रकाश के संदर्भ में बात करें, वहीं प्रकाश के संदर्भ में ऊर्जा के इन छोटे छोटे बंडलों को बोला जाता है फोटोन। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने कि फोटोन किसे कहते हैं। ये भी क्या होते हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के ही समान होते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपको याद हो गए। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। इसका क्या मतलब है? अब देखिए, इसका ये मतलब है कि जो प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा यानी कि ई एनर्जी, ये किसके समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, विकिरण की आवृत्ति के। अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि आवृत्ति को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, न्यू से। ठीक है, तो ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, समानुपाती हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग और किस प्रकार से लिख सकते हैं? आप इसको पता है कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो E इक्वल्स टू एच न्यू। और इसी की बात प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत में, जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था ना, कि फोटोन के रूप में
ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल प्रकाश के संदर्भ में फोटोन के रूप में होते हैं, तो वो यही होता है E इक्वल्स टू एच न्यू। और अभी आपको पता चलेगा कि ये H क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर न्यू की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, आप लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में ध्यान दिया था, H न्यू की वैल्यू हो जाएगी C अपॉन लैम्डा। C क्या है, वेग है, लैम्डा क्या है, वेव लेंथ है, यानी कि तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक फॉर्मूला भी बन गया आपके लिए और ये न्यूमेरिकल्स में आपके काम भी आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो H हमने लिखा है ये क्या है। तो ये जो H होता है यही होता है प्लांक नियतांक या फिर प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। और इसका नाम क्या है, ये है कांस्टेंट, जिसको क्या बोला जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट या फिर प्लांक नियतांक, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी आप लोग याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। तो अब देखते हैं हम अगला पॉइंट, जो कि है कि किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा की कुल मात्रा क्वांटम की पूर्ण गुणज होती है। क्वांटम की पूर्ण गुणज का क्या मतलब है, इसको भी समझते हैं। तो देखिए, जो E हो जाएगा यानी कि एनर्जी, वह हम लोग बोल रहे थे ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है, H न्यू, है ना, जिन्हें हम क्वांटम बोलते हैं या क्वांटा बोलते हैं। तो क्या बोला गया है, कुल मात्रा क्वांटम की पूर्ण गुणज होती है। पूर्ण गुणज का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई संख्या आएगी जिसको हम लोग यहाँ पर n से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो E इक्वल्स टू हो गया NH न्यू, ठीक है। और जो यहाँ पर n की वैल्यूज होंगी, n इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी संख्या यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। तो पूर्ण गुणज होती है। तो आप समझे कि जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है उसके मुख्य बिंदु क्या क्या है, कि जो विकिरित ऊर्जा है वह असतत रूप से भी उत्सर्जित या अवशोषित की जा सकती है, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी बात करी कि इसका उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिसे हम क्वांटा बोलते हैं, और प्रकाश के संदर्भ में जो ये क्वांटा होते हैं इन्हें फोटोन बोला जाता है। दूसरे पॉइंट में हमने बात की थी कि प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी के समानुपाती अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने E प्रोपोर्शनल टू न्यू लिखा था, या फिर इसे E इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा कहा गया। यहाँ पर जो H होता है वह होता है प्लांक नियतांक या प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। और तीसरे पॉइंट में हमने ये बात भी कर ली कि किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा की कुल मात्रा क्वांटम की पूर्ण गुणज होती है, यानी कि हमने H न्यू को n के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, और जो ये n है ये क्या है, 1, 2, 3, 4 से लेकर इनफाइनाइट तक इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले लेक्चर में हम लोग इन सब से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। जितना भी आपने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ लिया है ना, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमारे काम के हैं या पेपर के लिए भी जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक आप इतना अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, जो फॉर्मूले हैं, जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उनको अच्छे से याद भी कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आज सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, जितना भी सेकंड चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। सो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह है कि 800 पिकोमीटर या फिर 800 पिकोमीटर और 400 पिकोमीटर अर्थात 400 पिकोमीटर तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ वाली दो विकिरणों की ऊर्जाओं की गणना और तुलना कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दो अलग अलग वेवलेंथ वाली विकिरणें दी गई हैं, जिनकी ऊर्जा यानी कि एनर्जी हमें ज्ञात करनी है और उसके बाद उनकी तुलना करनी है, ठीक है। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हम लोगों ने देखा था कि जो प्रकाश होता है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में उत्सर्जित अथवा अवशोषित होता है, और वहीं से हमें एक फॉर्मूला भी मिला था E इक्वल्स टू एच न्यू। यहाँ पर न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है यानी कि आवृत्ति है, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट या फिर प्लांक का नियतांक है, और जो E है ये E क्या है, ये है एनर्जी। और इसे हम लोगों ने और किस प्रकार से लिख सकते हैं, H न्यू की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, C अपॉन लैम्डा। ये C क्या होता है, ये होता है प्रकाश का वेग,
और लैम्डा क्या है? लैम्डा है वेवलेंथ, ठीक है। तो हमें दो विकिरणें दी गई हैं, एक की वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्ध्य को हम लोग मानेंगे लैम्डा 1 और दूसरे विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य है या वेवलेंथ है उसे हम मानेंगे लैम्डा 2। और इनके लिए जो ऊर्जाएं आएंगी उन्हें भी हम क्रमशः E1 और E2 से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम नोट कर लेते हैं कि लैम्डा 1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, प्लैंक्स कांस्टेंट या प्लांक के नियतांक का मान कितना होता है और प्रकाश का वेग कितना होता है, ताकि जब हम वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें इजी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करते हैं लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 800 पिकोमीटर या फिर 800 पिकोमीटर, ठीक है। इसे हमने कन्वर्ट करना है मीटर में, तो कैसे करेंगे, 800 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर, क्योंकि एक पिकोमीटर में 10 की घात ऋण 12 मीटर होते हैं। और इसको अगर और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 10 टू द पावर 2 हो गया, क्योंकि 2 शून्य थे, गुणा 10 की घात ऋण 12 मीटर। तो जो हमारा लैम्डा 1 है वह मीटर के फॉर्म में क्या हो गया, 8 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। वैसे ही लैम्डा 2 की वैल्यू भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो लैम्डा 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 400 पिकोमीटर। इसको भी मीटर में चेंज कीजिए तो कितना होगा, 400 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम करना है तो लैम्डा 2 इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर देंगे जैसे ये किया था, फिर -12 और +2 क्या बन जाएगा, -10 बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब हम लोगों को मालूम है जो c है यानी कि प्रकाश का वेग, ठीक है, उसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जो h है यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड, यही होता है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात भी की थी, ठीक है। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, बस हमें एनर्जीज निकालनी है दो अलग अलग वेवलेंथ वाली विकिरणों के लिए। तो एक एक करके इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए E1 इक्वल्स टू H की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड, ठीक है, इंटू C यानी कि प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में जो हमें लैम्डा की वैल्यू दी गई है फर्स्ट वाले विकिरण के लिए यानी कि लैम्डा 1, ये कितना है, 8 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए E1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। सबसे पहले तो इसका मात्रक डिसाइड करते हैं। वैसे एनर्जी का मात्रक क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर सेकंड की पावर कितना है, 1 है, यहाँ पर सेकंड की पावर -1 है, तो ये तो हो गई कैंसिल। मीटर ये भी हो गई कैंसिल, बचा क्या, जूल। तो एनर्जी का मात्रक क्या होता है, जूल ही तो होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6.626 इंटू इस 3 को इसके साथ में ले लीजिए, अपॉन कितना हो गया 8, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर वाले सारे इस साइड लिख लीजिए नंबर, ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -34 यानी कि 10 की घात ऋण 34 इंटू 10 की घात 8 इंटू ये 10 टू द पावर -10 है तो न्यूमरेटर में जाएगा या अंश में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 10, ठीक है। और एनर्जी की गणना कर रहे हैं या ऊर्जा की गणना कर रहे हैं जिसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो E1 इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.48 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिए, -34 है और ये 18 है, तो -34 प्लस 18 कितना आ जाएगा, -16 जूल, ठीक है। तो जो एनर्जी होगी
पहली वाली विकिरण के लिए जिसकी वेवलेंथ 800 पिकोमीटर है वह कितनी होगी 2.48 इंटू 10⁻⁻16 जूल। अब सेकंड वाली जो वेवलेंथ दी गई है ऐसे विकिरण के लिए हमें ऊर्जा की या फिर एनर्जी की गणना करनी है, ठीक है। तो जिसको हमने नाम दे दिया है E2, इसके लिए भी वैल्यूज पुट कीजिए। तो प्लैंक्स कांस्टेंट यानी कि प्लांक का नियतांक, इसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, इंटू C यानी कि प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू यानी कि लैम्डा 2 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आपने पहली वाली जो E1 की गणना की थी वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे 6.626 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁸ इंटू ये 10⁻⁻10 डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 10⁻10 और किसकी गणना कर रहे हैं एनर्जी यानी कि ऊर्जा की, तो ये क्या मात्रक आ गया जूल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो E2 यानी कि एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी लैम्डा 2 के लिए वह आ जाएगी 4.96 इंटू 10⁻⁻16 जूल, 4.96 गुणा 10 की घात ऋण 16 जूल, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों ही तरंगदैर्ध्य जो दी गई थी विकिरणों के लिए उनकी ऊर्जाओं की गणना अलग अलग कर ली। अब हमें इनकी तुलना करनी है, E1 और E2 की तुलना करनी है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए जो हमारे पास E1 आया यानी कि पहली वाली वेवलेंथ के लिए जो एनर्जी हमारे पास में आई है उसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 या फिर इक्वेशन 1, ठीक है। और जो दूसरे वाली एनर्जी या ऊर्जा हमारे पास आई है गणना करके उसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2 यानी कि इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 को 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग E1 अपॉन E2 की गणना करेंगे सबसे पहले। तो E1 अपॉन E2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.48 इंटू 10⁻⁻16 जूल अपॉन कितना हो जाएगा E2 की वैल्यू कितनी है 4.96 इंटू 10⁻⁻16 जूल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये तो कैंसिल हो गया 10⁻⁻16 10⁻⁻16 से कैंसिल हो गया। अब जब आप लोग 2.48 अपॉन 4.96 को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2E1 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा E2 के, ठीक है। तो तुलना करेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि जो पहली वाली वेवलेंथ के थ्रू हम लोगों ने एनर्जी की गणना की थी वह हाफ है या फिर आधी है कौन सी वाली एनर्जी के, जो हम लोगों ने सेकंड वाली वेवलेंथ के लिए एनर्जी की गणना की थी उसके, ठीक है। तो 2E1 इक्वल्स टू E2। तो ये सॉल्व हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण के 1 मोल फोटोनों की ऊर्जा की गणना कीजिए जिसकी आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है फ्रीक्वेंसी, कितनी दी गई है 5 × 10⁻10 पर सेकंड दी गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें 1 मोल फोटोनों की ऊर्जा ज्ञात करनी है जिसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 फोटोन की ऊर्जा कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वही कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि 1 फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी h न्यू के, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं E इक्वल्स टू h न्यू, ये न्यू क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी, ये है h प्लैंक्स कांस्टेंट या प्लांक का नियतांक, और E से हम लोग क्या प्रदर्शित कर रहे हैं एनर्जी या फिर ऊर्जा को, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, E इक्वल्स टू आ जाएगा h की वैल्यू रख दीजिए 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, इंटू किसके हो जाएगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें दे रखी है 5 × 10⁻10 पर सेकंड,
तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई की वैल्यू आ जाएगी 33.1 इंटू 10⁻⁻24 जूल। या फिर इस पॉइंट को अगर आपने लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है तो ये कितना हो जाएगा? 3.31 इंटू 10⁻⁻23 जूल। ठीक है, अब हम लोगों को एक फोटोन की ऊर्जा ज्ञात हो गई, कितनी? 3.31 इंटू 10⁻⁻23 जूल। ठीक है, अब हमें ज्ञात करनी है एक मोल फोटोनों की ऊर्जा। तो जहां पर भी एक मोल की बात आती है वह कितनी संख्या के बराबर हो जाता है? याद है आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 की संख्या के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये इक्वल किसके हो जाएगा? अगर एक फोटोन की ऊर्जा है 3.31 गुणा 10⁻23 जूल के जितनी। ठीक है, और एक मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर। ठीक है, तो एक मोल फोटोनों की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे? 3.31 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 10⁻23 और एनर्जी है तो क्या होगा? मात्रक जूल। ठीक है, 10⁻⁻23 10⁻23 आपस में कैंसिल हो गए। अब आपने बस इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे या गुणा करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 19.93 जूल। ठीक है, तो इसका मतलब है एक विकिरण जिसकी आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी हमको 5 × 10⁻10 पर सेकंड दी गई है, उसके एक मोल फोटोनों की ऊर्जा कितनी है? 19.93 जूल। इतना समझ गए आप लोग? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ वाली विकिरणों के फोटोन से संबद्ध आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, तरंग संख्या यानी कि वेव नंबर और ऊर्जा यानी कि एनर्जी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दी गई है तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ, तो इसको लिख लेते हैं तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ, या फिर इसे किससे डिनोट किया जाता है? इसे दिखाया जाता है लैम्डा से। तो जो लैम्डा है उसकी वैल्यू कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम। अब हमें इसको किस में बदलना पड़ेगा? मीटर में बदलना पड़ेगा। तो एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो ये कितना हो गया? 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, तो या 10⁻³ हो जाएगा, है ना, 3 शून्य है क्योंकि 3 जीरो है, इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब जब 3 -10 या फिर -10 + 3 है तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻7। तो कितना हो गया? 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, अब हमें ज्ञात करनी है आवृत्ति। तो सबसे पहले आवृत्ति ही ज्ञात कर लेते हैं। आवृत्ति क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम न्यू से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया न्यू। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या हो जाता है? c/λ। c क्या होता है? प्रकाश का वेग, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 6 × 10⁻7 मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। और हमको मालूम भी है कि फ्रीक्वेंसी का जो इकाई होती है या मात्रक होता है वह क्या होता है? सेकंड की पावर -1 या फिर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁸। ये 10⁻⁻7 ऊपर अंश में जाके या न्यूमरेटर में जाके कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7, और ये हो गया सेकंड की पावर -1 या पर सेकंड। तो न्यू की वैल्यू या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू 10⁻15 पर सेकंड। ठीक है, तो इतना समझे आप लोग। अब नेक्स्ट हमसे क्या ज्ञात करने को बोला गया है? अब पूछा गया है तरंग संख्या ज्ञात कीजिए। तो तरंग संख्या क्या होती है? वेव नंबर।
ठीक है। और वेव नंबर को किससे प्रदर्शित किया जाता है, जो होता है न्यू बार। और इसकी वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, या 1 बटे जो वेव लेंथ या तरंग दैर्ध्य हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जो तरंग दैर्ध्य है या वेवलेंथ है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻6 मीटर की पावर। अब क्या आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर न्यूमरेटर में गया है तो -1, ठीक है। तो आपने वेव नंबर भी ज्ञात कर लिया, यानी कि तरंग संख्या, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है ऊर्जा, ऊर्जा की गणना करनी है गिवन जो वेवलेंथ है उसके लिए। तो ऊर्जा यानी कि E इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है h न्यू, है ना। और h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ठीक है, इनटू न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, अभी अभी हमने ज्ञात की है 0.5 इंटू 10⁻15 सेकंड की पावर -1 या प्रति सेकंड। इसको सॉल्व कीजिए और इसकी वैल्यू आ जाएगी 33.1 इंटू 10⁻⁻20 जूल। या फिर पॉइंट को अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी E इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो इस प्रकार से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन या विकिरण हमको दी गई थी उससे रिलेटेड हमने फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और एनर्जी की गणना कर ली, ठीक है। तो इतना समझ गए आप लोग। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, वैद्युत चुंबकीय विकिरणों अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्थिति में ν1 यानी कि जो फ्रीक्वेंसी दी गई है पहले वाली विकिरण के लिए वह दी गई है 7.35 इंटू 10⁻14 पर सेकंड, और जो ν2 यानी कि फ्रीक्वेंसी दी गई है दूसरी वाली विकिरण के लिए वह दी गई है 4.47 इंटू 10⁻14 पर सेकंड। इन आवृत्तियों के संगत आपने तरंग दैर्ध्यों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वाली विकिरण है उसके लिए तरंग दैर्ध्य ज्ञात करेंगे λ1, फिर दूसरे वाली फ्रीक्वेंसी वाली जो विकिरण है, रेडिएशन है, उसके लिए तरंग दैर्ध्य ज्ञात करेंगे λ2, और उन दोनों का क्या निकालेंगे, रेशियो या फिर अनुपात ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए हम लोग को मालूम है कि जो वेवलेंथ होती है या फिर लैम्डा इक्वल्स टू होता है c अपॉन न्यू, या फिर न्यू इक्वल्स टू होता है c अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से हम लोगों को एक बात पता चलती है कि जो लैम्डा होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, न्यू के, यानी कि फ्रीक्वेंसी के। तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा या व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, फ्रीक्वेंसी के, यानी कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम दो वेवलेंथ्स को ले लें, λ1 अपॉन λ2 ले लें, तो ये इक्वल किसके आ सकता है, क्योंकि λ2 के विपरीत या व्युत्क्रम में कौन सी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ν2, ठीक है, दूसरी वाली आवृत्ति के लिए, और अपॉन क्या हो जाएगा, ν1 यानी कि पहली वाली फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। एक दूसरे से क्योंकि ये क्या रख रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। λ1 अपॉन λ2 इक्वल्स टू ν2 अपॉन ν1। तो यहाँ से आपको एक नया फॉर्मूला भी पता चल गया, ठीक है। अब वैल्यूज लिखते हैं जो जो हमको दिया गया है उसकी, ठीक है। तो ν1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 7.35 इंटू 10⁻14 पर सेकंड, ठीक है। वैसे ही ν2 यानी कि दूसरी फ्रीक्वेंसी की हमको क्या वैल्यू दी गई है, 4.47 इंटू 10⁻14 पर सेकंड, ठीक है। अब इनको दोनों ही वैल्यूज को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, λ1 अपॉन λ2 इक्वल्स टू ν2 यानी कि दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कीजिए 4.47 इंटू 10⁻14 पर सेकंड अपॉन ν1 यानी कि पहली वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 7.35 इंटू 10⁻14
पर सेकेंड, ठीक है, या फिर सेकेंड की पावर -1। इनको सॉल्व कीजिए तो आपको दोनों ही जो वेवलेंथ्स हैं उनका अनुपात मालूम पड़ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 10 टू द पावर 14, 10 टू द पावर 14 दोनों ही कैंसिल हो गए। बस आपने इसको सिंप्लीफाई करना है या सरलीकृत करना है। तो जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.61, ठीक है। अब इन्हें अनुपात के रूप में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, λ1 अनुपात λ2 इक्वल्स टू 0.61 रेशियो 1, यही तो हो जाएगा, ठीक है। तो इतना अनुपात इन तरंग दैर्ध्यों के लिए आ गया जिनकी आवृत्तियां हमको दी गई थी। तो इतने क्वेश्चन समझ गए आप लोग। चलिए आज इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा उसकी व्याख्या या फिर उसको एक्सप्लेन किस प्रकार से किया गया था। आज हम बात करेंगे कृष्णिका विकिरण या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या फिर प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की व्याख्या स्पष्टतः किस रूप में की गई, जो कि मैक्सवेल के जो तरंग सिद्धांत था या वेव थ्योरी थी उसके थ्रू स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा रही थी। तो ये सब जानने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये कृष्णिका या फिर कृष्णिका विकिरण अर्थात ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से इसको समझेंगे कि कृष्णिका या ब्लैक बॉडी क्या होती है। तो हम लोग ब्लैक बॉडी या कृष्णिका ऐसे आदर्श पिंड या फिर आइडियल ऑब्जेक्ट को बोलेंगे जो हर प्रकार की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी के जो रेडिएशंस होते हैं या विकिरण होती हैं उनको एक समान उत्सर्जित यानी कि एमिट कर पाता है और अवशोषित भी कर लेता है, साथ ही साथ एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसा पिंड या ऐसी बॉडी या ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, कृष्णिका या फिर ब्लैक बॉडी कहलाता है। और जो इससे उत्सर्जित होने वाले रेडिएशंस होते हैं या विकिरण होते हैं वे ही क्या कहलाते हैं, कृष्णिका विकिरण कहलाते हैं, ठीक है। तो आप समझे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जैसे कि इसको ऐसे समझते हैं, हमने मान लिया ये कोई पिंड या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसने विभिन्न आवृत्तियों के जो रेडिएशंस थे उनको कर लिया एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित कर लिया, ठीक है। अब ये बॉडी या ये पिंड जब इन सारे विकिरणों को या रेडिएशंस को क्या करेगा, उत्सर्जित भी तो करेगा, है ना। तो ये ही इन सारे विकिरणों को क्या भी कर दे रहा है, बाद में उत्सर्जित यानी कि एमिट भी कर दे रहा है। तो ऐसा कोई पिंड या फिर ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, ब्लैक बॉडी कहलाएगा, जो कि हर प्रकार की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को समान रूप से उत्सर्जित भी करता है और अवशोषित भी कर लेता है। तो आपको यहाँ पर से एक बात समझ में आ रही है कि जब ये विभिन्न विकिरणों को क्या कर रहा है, अपने अंदर अवशोषित या एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो हो सकता है इसका कलर डार्क हो या इसका कलर ब्लैक हो, लेकिन जब ये सारे के सारे विकिरणों को क्या कर देगा, उत्सर्जित कर देगा, एमिट कर देगा, तो तब क्या इसका कलर वैसा ही रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। तो यहाँ से एक बात ये याद रखने लायक है कि जो ब्लैक बॉडी होती है जरूरी नहीं है कि उसका कलर ब्लैक ही हो, ठीक है। और वैसे जो हम जिस आदर्श पिंड की बात कर रहे हैं, जिस ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, वह रियलिटी में ऐसा माना जाता है कि होता ही नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता, जो इसके गुणों से मिलता जुलता एक पदार्थ लिया जाता है, उसका उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं कार्बन ब्लैक। जो कार्बन ब्लैक नामक पदार्थ होता है ये मिलते जुलते गुण रखता है एक आदर्श ब्लैक बॉडी से या फिर आदर्श कृष्णिका से, ठीक है, इतना समझ गए। तो अब देखिए ये कृष्णिका या ब्लैक बॉडी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक गोल गेंद है या बॉल है या फिर कोई कंटेनर है जिसमें एक छोटा सा छेद है। इस छेद के अलावा और कहीं से भी इसमें जो प्रकाश है, लाइट है या किरणें हैं, उनके जाने की जगह नहीं है। यहाँ से एक किरण आई और इस बॉक्स के अंदर चली गई। अगर ये ब्लैक बॉडी है, मतलब हम तो ब्लैक बॉडी की ही बात कर रहे हैं, कृष्णिका की, तो ये क्या करेगी, ये इस किरण को परावर्तित करेगी और साथ ही साथ एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। यही तो पढ़ा था हमने कृष्णिका विकिरण में कि क्या होता है,
उसमें हर प्रकार की आवृत्ति को एक समान रूप से उत्सर्जित या अवशोषित करने का गुण होता है। तो इसमें जब इस छेद के माध्यम से एक किरण ने प्रवेश किया तो इस बॉडी ने उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया या अवशोषित कर लिया, और फिर क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया। और इसी प्रकार से विभिन्न किरणों को या विकिरणों को ये जो बॉडी है या ये जो पिंड है वह क्या करेगा, अवशोषित करेगा और परावर्तित करेगा, या फिर उत्सर्जित करेगा और अवशोषित करेगा। तो यही होती है ब्लैक बॉडी या फिर कृष्णिका। और इसी के जो रेडिएशंस होते हैं, इसी से जो रेडिएशंस एमिट होते हैं या उत्सर्जित होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस या फिर कृष्णिका विकिरण बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए ब्लैक बॉडी के बारे में कुछ और पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। देखिए, जो कृष्णिका होती है या फिर ब्लैक बॉडी होती है ना, ये ऊर्जा की आदर्श रेडिएटर होती है। आदर्श रेडिएटर का क्या मतलब है, तो ये क्या कर रही थी, ये जितनी भी जो ऊर्जा है या जितने भी जो विकिरण है उन्हें क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है और समान रूप से क्या कर दे रही है, परावर्तित भी कर दे रही है। तो इसका मतलब है ये जो है विकिरणीय ऊर्जा की क्या है, आदर्श रेडिएटर भी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि जो कृष्णिका है या ब्लैक बॉडी है वह अपने परिवेश के साथ में तापीय साम्य में होती है। ये तापीय साम्य का क्या मतलब है कि अगर किसी पिंड ने या फिर किसी ऑब्जेक्ट ने अपने आसपास के क्षेत्र से जितनी ऊर्जा अवशोषित की या एब्जॉर्ब की, उतनी ही ऊर्जा या विकिरण वह चारों तरफ क्या कर दे, फैला देता है। तो वह क्या हो गया, तापीय साम्य की अवस्था हो गई। ठीक है, 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि कृष्णिका से उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा तथा उसका स्पेक्ट्रम में वितरण केवल किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, यानी कि टेम्परेचर पर ही निर्भर करता है केवल। तो ये कृष्णिका और कृष्णिका विकिरण से संबंधित कुछ पॉइंट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमें पता होने चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के आधार पर इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। और उससे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे कि ताप और विकिरण यानी कि टेम्परेचर और रेडिएशंस में क्या संबंध या फिर क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, अगर हम उदाहरण लेते हैं एक लोहे की छड़ का या फिर आयरन रॉड का, तो कुछ इस प्रकार की होगी आयरन रॉड। शुरू में जब हम इसे हीट करना शुरू करेंगे या फिर ऊष्मा देना शुरू करेंगे तो इसका रंग कुछ हल्का लाल सा होने लगेगा, जब थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर इसको मिल रहा है या तापमान इसका बढ़ रहा है तो। ठीक है, फिर थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ने पर इसका रंग हो जाता है गहरा लाल। ठीक है, उसके बाद फिर जब और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये व्हाइट कलर के या सफेद रंग के विकिरण या फिर रेडिएशंस क्या करने लगेगी, एमिट या फिर उत्सर्जित करने लगेगी। ठीक है, और जब टेम्परेचर और अधिक बढ़ जाएगा तो इसमें से नीले रंग का उत्सर्जन या नीले रंग के विकिरणों का उत्सर्जन होने लगेगा। तो ये कैसे हो रहा है ये समझे आप लोग। जब हमने इस लोहे की छड़ को थोड़ा थोड़ा ऊष्मा देनी शुरू की, यानी कि स्टार्टिंग में जब इसे गर्म करना शुरू किया तो इसमें से हल्के लाल रंग के विकिरण उत्सर्जित होने लगे। उसके बाद तापमान और बढ़ा तो इसमें से गहरे लाल रंग के या फिर डार्क रेड कलर के जो रेडिएशन हैं वे एमिट होने लगे। उसके बाद इसका रंग व्हाइट कलर का हो गया और फिर अत्यधिक टेम्परेचर पर जो इसका कलर है वह ब्लू या फिर नीला हो गया। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जब तापमान बढ़ रहा है तो एक तापमान पर या एक टेम्परेचर पर ऐसा टाइम आता है जब ये रेड कलर या फिर इनमें से कोई भी कलर क्या करता है, एक विशिष्ट वेवलेंथ पर या फिर एक विशिष्ट तीव्रता को प्रदर्शित करने लगता है ना, एकदम तीव्रता के साथ में चमकने लगता है और उसके बाद फिर ये लाइट कलर यानी कि थोड़ा हल्का होने लगता है। ठीक है, तो ये समझिए हम लोग ताप और विकिरण के संबंध में। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि तापमान बढ़ने के साथ ही जो ये कलर्स थे ना, ये कम वेवलेंथ वाले कलर्स क्या होने लगे, उत्सर्जित होने लगे, है ना। पहले रेड कलर उत्सर्जित हो रहा था जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद व्हाइट, उसके बाद ब्लू। तो इस प्रकार से कम वेवलेंथ वाले जो कलर्स हैं या रंग हैं वो क्या होने लगे, प्रदर्शित होने लगे तापमान बढ़ने पर। तो इसे अगर हम एक ग्राफ के रूप में देखते हैं तो हम कुछ इस प्रकार से देख पाएंगे। तो देखिए, हमने माना कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर या फिर विशिष्ट ताप पर जो रेड कलर है
उसका हम लोगों को लैम्डा मैक्सिमम, यहाँ पर जो ये पीक पॉइंट आपको दिख रहा है ना, इसका ये है वेवलेंथ का मैक्सिमम पॉइंट या उच्चिष्ट बिंदु, ठीक है। तो ये प्राप्त हो गया। वैसे ही इस कलर के लिए यहाँ पर लैम्डा मैक्सिमम या फिर वेवलेंथ की वैल्यू या तरंग दैर्ध्य की वैल्यू क्या हो गई, अधिकतम हो गई, ठीक है। और इस वाले कलर के लिए यहाँ पर लैम्डा मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो इतना समझे आप लोग। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर हम लोगों ने दिया था वह था T1, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया T1। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो और ज्यादा बढ़ गया है ना, तो ये हो गया T2, ठीक है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो और ज्यादा बढ़ गया, तो ये हो गया T3। तो यहाँ पर हम लोग इस वैल्यूज को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, है ना। जो T3 टेम्परेचर है वो T2 से ज्यादा है और T1 टेम्परेचर से भी ज्यादा है ना। और T2 जो टेम्परेचर हमने ले रखा है वो क्या है, वो T1 जो तापमान है उससे ज्यादा है। तो इस प्रकार से हमने ये लिख लिया। अब इस ग्राफ की माध्यम से हम लोग क्या बात करना चाह रहे थे, तो इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हमें कोई टेम्परेचर दिया गया है तो उस पर जो उत्सर्जित विकिरण है या फिर रेडिएशंस हैं, उनकी तीव्रता यानी कि जो इंटेंसिटी है वह तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ साथ क्या हो रही है, बढ़ती जाती है, ठीक है। और ये किसी एक तरंग दैर्ध्य पर अलग अलग रंगों के लिए, ठीक है। तो किसी एक तरंग दैर्ध्य पर, जैसे यहाँ पर हम अगर ब्लू कलर के लिए देखें तो ये यहाँ पर एक मैक्सिमा पर पहुंच जा रही है या मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जा रही है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हो जा रही है, घटना शुरू हो जा रही है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो ये कर्व आपको दिख रहा है, वक्र जो आपको ये दिख रहा है, ये किधर को शिफ्ट होते जा रहा है, इसका मैक्सिमा लघु तरंग दैर्ध्य की ओर। अर्थात ये वाली जो कलर्स हैं इनकी जो वेवलेंथ है वह क्या है, कम है। सबसे ज्यादा किसकी है, रेड की है, लाल की है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इनका मैक्सिमा है या फिर जो इनका उच्चिष्ट है वह लघु तरंग दैर्ध्य अर्थात जो छोटी वेवलेंथ्स वाले कलर्स हैं उनकी तरफ को क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है या शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये स्पष्टता जान सकते हैं कि जो कृष्णिका विकिरण होता है यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, उसको प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग किस प्रकार से व्याख्या उसकी की जा सकती है। तो देखिए, हम लोगों ने जब प्लांक का क्वांटम सिद्धांत डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो उसमें कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, है ना, कि प्लांक ने बताया कि जो प्रकाश होता है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। तो वहां पर हमने बात की थी कि जो E होता है यानी कि जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के या फिर आवृत्ति के, ठीक है। तो इससे ये समझा जा सकता है, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने देखा था कि किसी काली वस्तु को या फिर हमने लोहे की रॉड का जब एग्जाम्पल लिया था तो उसको गर्म किया और हमें अलग अलग कलर्स में विकिरण प्राप्त हुए, है ना। तो ये जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, इसके थ्रू इसकी व्याख्या किस प्रकार से हुई कि किसी काली वस्तु को जब गर्म किया जाता है अर्थात उसको हमने क्या दी, एनर्जी दी, तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ेगी या फिर परिवर्तित होगी। तो साथ ही साथ जब उसकी ऊर्जा परिवर्तित होगी तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि आवृत्ति है उसमें भी क्या होगा, परिवर्तन आएगा। एनर्जी बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो आवृत्ति भी बढ़ेगी। और इसी के माध्यम से हमको जो लोहे की रॉड है, लोहे की रॉड एक एग्जाम्पल है, आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हमने लोहे की रॉड को गर्म किया था तो हमें अलग अलग कलर्स उसमें देखने को मिले थे, है ना, टेम्परेचर बढ़ने के साथ में या फिर उसकी एनर्जी या उसको जो ऊर्जा मिल रही है उसके बढ़ने के साथ में। तो वह या उसकी जो स्पष्टता व्याख्या हो पाई, देख रहे हैं आप यहीं से, क्योंकि ऊर्जा बढ़ने के साथ ही आवृत्ति में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। और वही हमने इस ग्राफ में देख भी लिया। तो समझिए आप किस प्रकार से जो कृष्णिका विकिरण है या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं उन्हें प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पे समझा जा सकता है, जो कि मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत नहीं समझा पाया था। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और देखेंगे कि किस प्रकार से प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा उसकी व्याख्या की गई। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार।
आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।